नमस्कार दोस्तों, आपने तैत्तरीय उपनिषद का यह मशहूर श्लोक सुना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, बिना किसी रोग के हों, सभी लोग कल्याणकारी घटनाओं के साक्षी बने, दूसरों के प्रति कल्याणकारी भाव रखें और किसी को दुख न हो। ये बहुत अच्छी मंशा है, बहुत अच्छा इरादा है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। दोस्तों, हम सभी लोग अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, एक उत्सव बनाना चाहते हैं। सवाल है कि एक अच्छे जीवन और एक खराब जीवन में क्या फर्क है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर मैं वो काम करने की स्थिति में हूं जो मेरे दिल के करीब है, जो हमारे रुचियों से मेल खाता है, जो हमारे एप्टीट्यूड से मैच करता है, जो हमारे स्वभाव से मैच करता है, तो शायद मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं है और हमको पेट पालने की मजबूरी में, अपने परिवार की देख रेख करने की मजबूरी में एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता और दिन प्रतिदिन घुटते हुए उस काम को कर रहा हूं, तो अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उत्सवमय बनाना चाहते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए कि जैसा काम आप चाहें, जो आपके दिल के करीब हो, वो कर पाए। दोस्तों, ये तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते। सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम 35 साल की उम्र तक जाते जाते फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ताकि हम उसके बाद कम से कम अपनी मर्जी का काम कर पाएं और अपने जीवन को अच्छा बना पाएं। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा कि हमारे देश यानी भारतवर्ष की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 2/3 लोगों की जो उम्र है 35 साल से कम है। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हो कि लगभग 90 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी शायद पता होना चाहिए कि इसमें से करीब 25 से 30 करोड़ के बीच विद्यार्थी हैं जो विभिन्न स्तरों पे विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो उनको अभी अपने परिवार को नहीं देखना है, उसकी चिंता उनको नहीं है। यानी अगर हम 90 करोड़ में से 30 करोड़ घटा भी दें तो हम यहाँ 60 करोड़ लोगों की बात करने जा रहे हैं कि ये लोग अपने जीवन को कैसे उत्सव बना सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए काम का होगा जो 35 साल या उससे कम उम्र के हैं, तो शायद ये ठीक नहीं है। ये वीडियो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए काम का होगा। ये जरूर है कि 35 साल से पहले अगर आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो कुछ फास्ट ट्रैक टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, अन्यथा आप आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं।
एक कहावत है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। बिना कष्ट उठाए सुख नहीं मिलता। आज कुछ खोओगे तो कल कुछ पाओगे। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और पर्पसफुल बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। मैं पर्सनालिटी की बात करता हूं, लाइव सेशन लेता हूं, डिस्कशन फोरम में आप भाग ले सकते हैं। अगर समयबद्ध तरीके से आपको अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं आपको वायदा करता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो इसमें आपके हमारे बीच में नहीं आएगी। अगर आपको कुछ डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक हैं, क्लिक करके उसके कंटेंट को देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर जाइए, देखिए और फिर ये निर्णय लीजिए कि हमसे आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, हमसे किस तरह का सहयोग आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम आज के अहम पहलू पर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या एक व्यक्ति 35 साल के पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, पैसे की चिंता से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, मैं जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूंगा तो कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं शुरू में उसको मैं बता देना चाहता हूं। पहली चीज़, मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरी चीज़, पैसे को लेके हमारी चिंताएं किस तरीके की होती हैं। तीसरी चीज़, हमको क्या स्टेप लेने चाहिए उन चिंताओं को दूर करने के लिए। और इस वीडियो के अंत में आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसके मदद से आप अपने को चेक कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के रास्ते पर हैं या नहीं हैं, क्या करना चाहिए आपको। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, ताकि ये चेकलिस्ट आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दोस्तों, पहला सवाल, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? एक वित्तीय स्वतंत्रता क्या होती है? तो जैसा हमने पहले आपको वीडियो शुरू में बताया कि उच्चतम स्तर की जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वो ये होती है कि आप वो काम करने के लिए टोटली फ्री हो जाएं जो आपके दिल के करीब है, जिसको आप चाहते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद मिलता है, बशर्ते आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी हो गया हो कि उससे पर मंथ उतना पैसा आपको ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है जो आपके खर्चे हैं, ताकि आप फ्रीली वो काम कर सकें जो आप चाहते हैं, पैसे की चिंता ना हो आपको। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो हमारे देश में यह संभव नहीं है कि हर आदमी अपने पसंद का काम करने की स्थिति में हो। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा मतलब यह भी होता है कि आप भले काम कुछ भी कर रहे हो जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन पैसे की चिंता से आप मुक्त हैं। तो पार्शियली आप फाइनेंशियली फ्री हैं, फुल्ली नहीं है, पार्शियली है। तो ये तो हो गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। जब तक इसको आप नहीं समझोगे तब तक आप आगे का स्टेप भी नहीं समझ पाओगे। अब दूसरा जो सवाल है कि अमूमन किस तरह की चिंता हम लोगों को होती है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हों। हम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, स्टूडेंट को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है, वो अब डिपेंडेंट है। लेकिन जो लोग के परिवार वाले हैं, जो लोग को खर्च परिवार का देखना है, अपने माँ बाप को देखना है, उनकी कुछ भी उम्र हो। ये वीडियो 35 साल के लिए बनाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वीडियो वाले लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। बिल्कुल यूजफुल है, हर एज ग्रुप के लिए है। तो मेरी समझ से 5 चिंता ऐसी है जो हर व्यक्ति को खाती रहती है, चैन से सोने नहीं देती है। पहली चिंता, मैं बीमार हो जाऊंगा तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा कैसे उठेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने महंगे अस्पताल आज की डेट में हो गए हैं। दूसरी चिंता, अगर हमको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई, तो मेरे परिवार का क्या होगा, उनके खर्चे कैसे चलेंगे, क्या वो सड़क पे आ जाएंगे।
तीसरी चिंता जो आम चिंता आज की डेट में है, जो शायद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होती लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह लागू हो रही है, कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, मेरी इनकम चली जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे हम खर्चे मीट आउट करेंगे। आपको पता है आए दिन कितनी छटनी हो रही है, कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं, एआई आ गया है, नौकरी खा रहा है, लोग निकाले जा रहे हैं, पिंक स्लिप मिल रही है उनको। तो ये तीसरी चिंता आपको खाया जा रही है। चौथी चिंता है कि बच्चों की जो एजुकेशन है बहुत महंगी हो गई, बच्चे को पढ़ाऊंगा कैसे मैं। और अंत में सबसे जो रोज़मर्रा की चिंता है कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई में हम अपने खर्चे कैसे मेंटेन करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे मेंटेन करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों ये 5 ऐसी चिंता है जो पैसे से कनेक्टेड है, पैसे पर ही केंद्रित है। अब नेक्स्ट सवाल की करना क्या चाहिए आपको। तो पहली चीज़, जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट का सवाल है, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, अप्रोप्रिएट टाइप का अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कुछ आपको मदद मिल जाएगी ज़रूरत पड़ने पे। जहाँ तक डेथ और एक्सीडेंट का या परमानेंट डिसेबिलिटी का भय है, उसको लेकर टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आप ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो काफ़ी हद तक 2 चीज़ें आपके कवर हो जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली जो उसका प्रीमियम जाएगा आपके खर्चे का पार्ट होगा, आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है या ईयरली है उसका एक पार्ट बनेगा, वो उसकी बजटिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको आगाह कर दूँ कि कभी इंडाउमेंट पॉलिसी मत लीजिए जहाँ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों मिक्स किया जाता है, वो बहुत बड़ा धोखा है, उससे दूर रहिए। आप प्योर इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट लीजिए, न कि इन्वेस्टमेंट करना अलग करिए, इंश्योरेंस अलग, दोनों में मैच मत करिए। तीसरी आपकी प्रॉब्लम यह है कि हमारी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है, और इतना वो पैसा होना चाहिए कि कम से कम साल भर के लिए भी अगर आपकी नौकरी न मिल पाए, आप निकाल दिए जाएं, तो जो रोज़मर्रे के खर्चे हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो आपका परिवार करता रहे, परिवार का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, बच्चे पढ़ते रहे, प्रीमियम जाते रहे। ये सारी चीज़ आपको सोच करके एक बजट बना करके उसके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। और ये इमरजेंसी फंड जो आप बनाएंगे, निश्चित रूप से आप रिस्की एसेट में नहीं बनाएंगे, बल्कि फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऐसे छोटे छोटे बैंक हैं, फाइनेंस बैंक है, जो अच्छी ब्याज आपको 9-9.5% का ब्याज देते हैं, और 5 लाख तक जो भी आप एफडी बनाओगे वो टोटली सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है आरबीआई के गाइडलाइन के तहत। तो आप 4-4 लाख के अपना इमरजेंसी फंड 2-3 बैंक में बना सकते हो ज़रूरत के मुताबिक, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप विड्रॉ करके उस खर्चे को उठा सको। तो अगर आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है तो निश्चित रूप से आपको ये चिंता सवार नहीं रहेगी कि नौकरी चली गई तो क्या करेंगे हम, इस बीच में दूसरी नौकरी आप खोज लेंगे। और अगली जो चिंता आपकी है कि बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा मैं, तो बच्चे के पढ़ाई के लिए भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जिस दिन बच्चा पैदा हो रहा है, या जिस दिन बच्चे आपको श्योर हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा आपका मतलब प्रेग्नेंट है आपकी वाइफ, और 3-4 महीने बाद जब सेफली आप इस चीज़ को जान जाए कि हाँ हमारी डिलीवरी होने वाली है, तो आप उसके नाम से बैंक में आरडी खोल दीजिए, और वही स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोलिए जहाँ 9% ब्याज आपको मिले, और आपके एक कार्पस आपका बनता चला जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इमरजेंसी फंड और पैसे जो एजुकेशन के लिए पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो रिस्क लो और उसको किसी इक्विटी में डालो या किसी अन्य जगह पे डालो, प्योरली बैंक डिपॉजिट में आप डालिए, लेकिन बड़े बैंक में मत डालिए, छोटे बैंक में डालिए, ताकि 9% आपको ब्याज मिले, तो टैक्स के बाद भी आपका पैसा सुरक्षित रहे और ज़रूरत पड़ने पे वो आपके बच्चे के एजुकेशन में काम आएगा। मान लीजिए कि बच्चा जो है 9 महीने में पैदा होता है, आपने 3-4 महीने बाद शुरू किया, तो आप समझ जाइए 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा, तो आपका 3.5-4 साल का पीरियड है जिसमें कुछ पैसा आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस आरडी को आप जारी रख सकते हैं ताकि बाद में भी ये काम आए आपके। और अंत में जो हमने बड़ी आपको बताई है कि भाई इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कैसे हम मेंटेन करें अपने,
तो आपको इसके लिए अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं ये वीडियो 35 साल से कम लोगों के लिए लेके आया हूँ, यंग लोग हैं, मान लीजिए आप 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी लगती, 10 साल की नौकरी है आपकी जो आप करेंगे 35 साल तक जाते जाते। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या स्वभाव है, क्या आपका एप्टीट्यूड है, क्या हिडन पोटेंशियल आपके अंदर है। उसको अपना इंटरेस्ट देखिए, एप्टीट्यूड देखिए, फिर एक सूटेबल जो स्किल आपको जॉब में चाहिए होती है उसको डेवलप करिए जो जॉब आप कर रहे हो फिलहाल, और अपने को इतना डेवलप कर लिए, इतने को कैपेबल बना लीजिए ताकि आप उस एम्प्लॉयर के लिए, उस संस्था के लिए एक असेट बन जाएं जहां आप काम कर रहे हो। तो निश्चित रूप से आपका करियर प्रोग्रेशन फास्ट होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। पहली बात तो ये हो गई, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी और इसमें एक पार्ट आप सेव कर सकते हो, सेविंग की आपकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप कोई स्किल शार्पन कर लेते हैं जो आपके दिल के करीब है, वो छोड़ दीजिए कि नौकरी कौन सा करते रहिए उस नौकरी को, लेकिन एक साइड में आप एक स्किल डेवलप करके उसको मोनेटाइज पैरेलल कर सकते हो, उससे भी कुछ इनकम आप कमा सकते हो। लेकिन ये तब संभव है जब आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें। उस पर भी कुछ खर्चा आपको होगा, खर्चा करिए उसको, क्योंकि उसका लाभ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो पहली बात, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप प्रमोशन पाओगे। दूसरी साइड, बिजनेस से कुछ कमा लोगे। और तीसरी चीज़, आप पैसिव इनकम जनरेट करिए। पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी? आपको एक रीजनेबल सेविंग करनी है, 10%, 15%, 20% जो आप कर पाएँ। ये सेविंग होगी आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, चाहे प्रीमियम है, इंश्योरेंस है, जो भी है। उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिए। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एक सेफ है, आप मल्टी कैप में डाल सकते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं। आप चाहें तो हम अलग से एक वीडियो लाएंगे इस चीज़ पे कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। और कंपाउंडिंग आपको पता होना चाहिए कि पैसा अगर आपको लगा है तो हर साल वो उसको बढ़े हुए रकम पे वो री इन्वेस्ट होता है, तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से वो पैसा आपका बढ़ेगा। और एक स्टेज आएगी कि आपका इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा कि आप उससे जो इनकम होगी मंथली या जो भी, वो आपके करंट इनकम को करंट एक्सपेंडिचर को कवर कर लेगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा, कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? एक मोटा मोटा हिसाब है कि मान लीजिए कि आपका महीने का खर्चा 50,000 है, इसका मतलब साल का खर्चा हो गया 6 लाख। मैं सब कुछ जोड़ रहा हूँ, सब कुछ जो भी आपका है। तो आपको इतनी रकम चाहिए जिसपे 6 लाख रुपया पर मंथ ब्याज आपको मिल जाए, या डिविडेंड या जो भी जिस रूप में मिल जाए। अब हिंदुस्तान में आप समझिए कि आपका जो रिटर्न है जो आपको मिलता है 8-9% तो मिल ही जाता है। तो 9% अगर आपको मिलता है तो 100 में से 9 का में भाग दे दीजिए, 11 या 12 गुना या मान लीजिए 15 गुना आपका पैसा एक कॉर्पस बनाइए आप। अगर 15 गुना आप एक कॉर्पस बना लेते हैं अपनी एनुअल नीड्स का, तो निश्चित रूप से आप का जो रेगुलर इनकम उससे जनरेट होगी वो आपके डे टू डे खर्चे के लिए, सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए काफ़ी होगी। और अगर ऐसा है उसके बाद आप फ्री हैं, आप नौकरी छोड़ दीजिए, जो मन में आए वो करिए, जो अच्छा लगे वो करिए। और ऐसा नहीं है कि उससे भी कुछ आप कमा लोगे, तो आप टोटली फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। जैसा हमने शुरू में बोला कि भाई हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो काम कर पाए जो उसके दिल के करीब है, बहुत मजबूरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, कोई बात नहीं। आप जो काम करना हो करिए, कोशिश करिए कि उस काम पे जाएं जो आप चाहते हैं। न जा पाए कोई बात नहीं, जो काम करिए उसको स्किल को समझिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसका 2 फायदा है कि आप, पहली बात यह है कि आप अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके दिल के करीब है, आपके कैपेबिलिटी से मैच करता है, आपके स्वभाव से, तो आप उसमें एक्सेल करोगे, उसकी क्वालिटी एक्सेलेंट होगी। और अगर हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर इस तरीके से डिप्लॉय हो जाए, इस तरह से काम करे पूरे मन लगा के, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, हमारा जीडीपी तेज़ी से ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट बेटर होगा।
और लोग जब फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कार्पस बनाएंगे तो बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा बैंकों को और इंडस्ट्री को या शेयर मार्केट को या म्यूचुअल फंड मार्केट को, और इकानमी में वो कैपिटल मिलेगा डोमेस्टिक सोर्सेज से जो उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। साथ में लोग कंज्यूम भी करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा अगर हम ये चीज़ करते हैं। तो पहली चीज़, आपको संतुष्टि मिलेगी क्योंकि आप वो काम करो जो आपके मन का है। आपकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि आपने कैपेबल बनाया आपने, और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों की इनकम बेटर होगी, लोगों की लाइफ बेटर होगी। दोस्तों, सारांश के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आपको 35 साल के पहले फाइनेंशियली फ्री होने की आवश्यकता है ताकि उसके बाद का जीवन अपने शर्तों पे आप जी पाएं, न कि किसी और की शर्त पर। जहां तक हो सके इसको आपको करने की जरूरत है। अब सवाल है कि क्या आपके अकेले करने से होगा? दोस्तों, मैं पर्सनालिटी पे वीडियो बनाता हूं। मेरा वीडियो जो होता है इंटीग्रेटेड वीडियो होता है, मैं सेक्टोरियल बहुत कम बनाता हूं। सवाल है कि आपको एक चेकलिस्ट में देना चाहूँगा, जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। तो आप जो हमने अभी तक स्टेप बनाया है उसको आप चेक कर लीजिए कि आपने वो चीज़ किया है या नहीं किया है, और करेंगे तो कब करेंगे। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, चेक कर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, चेक कर लीजिए। इमरजेंसी फंड आपने बनाया कि नहीं बनाया, चेक कर लीजिए। आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आरडी खोला कि नहीं खोला, आप चेक कर लीजिए। क्या आपने सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। क्या आपका लाइफ स्टाइल ठीक है कि नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है कि नहीं है, योगा प्राणायाम वॉकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि मेडिकल पे कम से कम खर्च हो, आप एक फिट रह सकें मेंटली और फिजिकली। क्या आप इस चीज़ को कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो करो। इसके बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल वोटर हो, सिटीजन हो। क्या आप जो वोट देने जाते हो तो क्या जाति और धर्म और क्षेत्र देख के वोट देखते हो, या ये सोच के वोट देते हो कि जो सरकार बने वो लोगों को फ्री एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी का फ्री हेल्थ सर्विस अच्छी क्वालिटी का दे, ताकि ये खर्चे कम हो, लोग अपने पे काबूल बना पाएँ, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना पाएँ और फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो एज ए वोटर भी आप क्या इस चीज़ को ध्यान में रखते हो? अगली बात, आप पेरेंट्स हैं तो क्या आप बच्चों को आप फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हो अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को? अगर आप परिवार के हेड हो तो क्या साइकोलॉजी ऑफ मनी उनको समझा रहे हो? आप खुद समझो और उनको समझाओ। और अगली बात है कि सरकार क्या जो करिकुलम है, जो एजुकेशन है, उससे फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई कंपलसरी कोर्स लोगों को दे रही कि नहीं दे रही, देने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैं समझता हूँ कि हाई स्कूल के बाद जो भी एजुकेशन है उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें डिसाइड होना चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए कि भाई कंपाउंडिंग क्या होती है, डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, उसमें रिस्क प्रोफाइल उनकी क्या होती है, कैसे पैसे को लगाना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे सेविंग माइंडसेट डेवलप करना है, कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को सिक्योर करना है। तो ये सारी चीज़ों को एक इनपुट के रूप में बच्चों को दिया जाना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश आज नहीं हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपको लास्ट में चेकलिस्ट दिया है, आप वीडियो को दोबारा रन करिए, उसको एक कागज़ पे नोट करिए, उसको टिक करिए क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और कमेंट करके हमको बताइए कि आपका क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हो, कब करने जा रहे हो। और अगर आपको वीडियो चाहिए, इस पर आगे वीडियो चाहिए, ये इस वीडियो में जो भी कीवर्ड हमने इस्तेमाल किए हैं उस पर कम से कम 10 वीडियो और बन सकते हैं। तो आप बताइए किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा। मेरा फाइनेंस के फील्ड में 40 साल का अनुभव है, मैं उसका लाभ उठाते हुए आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा, आपका काम का लगा होगा। ऐसा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बल्कि मैं कहूँगा और लोगों से भी करवाइए, ताकि वो लोग अपने पर्सनालिटी को बेहतर बना सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और चलते चलते मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हेल्थ इज वेल्थ। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। अच्छी लाइफ स्टाइल जीजिए और अपने को डे प्रतिदिन इम्प्रूव करते जाइए। आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों,
हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।